तुम क्या समझाओगी उसे? तुमने और अमर ने ही इसे बिगाड़ा है। कितनी बार मना किया कि इसकी हर जिद पूरी करना ज़रूरी नहीं है, पर तुम दोनों ने तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। देख लेना, इसका ये ज़िद्दीपना इसकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। बोलते हुए अनुपमा देवी अपने कमरे में चली जाती हैं। अनुपमा देवी की बात सुनकर कमला जी अपने मन में बोलती हैं, हमने तो हमेशा सीमू को प्यार किया है और एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की है। काश जैसा आपने कहा है वैसा कभी ना हो। हम अपनी बच्ची को कभी तकलीफ़ में नहीं देख पाएंगे। सिमी अपने कमरे में जाकर अपने आप से बोलती है, ऋषभ ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम सिमी ठाकुर को जानते नहीं हो। तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए अभी तो मैं चुप हूँ, पर आगे फिर ऐसा कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारे दम पर वो दिव्या बहुत उछल रही है, पहले तो उसका गुरूर तोड़ना पड़ेगा। रात को डिनर के वक्त सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अनुपमा देवी अभी भी सिम्मी से नाराज़ थी, जो सिम्मी भी महसूस कर रही थी। खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अनुपमा देवी अपने कमरे में बैठकर टीवी पर भक्ति चैनल देख रही थी। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है। वो बोलती हैं, कौन है? डोर खुला है, आ जाओ। तभी सिम्मी अंदर आती है और बोलती है, दादी क्या मैं थोड़ी देर आपके पास बैठ सकती हूँ? आ जाओ, अनुपमा देवी ने अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा। दादी मैं आपसे सॉरी बोलने आई थी, मैंने आपसे रूडली बात की थी। उस वक्त मेरा मूड बहुत ख़राब था, इसलिए प्लीज़ दादी मुझे माफ़ कर दीजिए। सिम्मी ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, बेटा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वही बहुत है। अपनी गलती पर माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। अनुपमा देवी ने प्यार से सिम्मी को समझाते हुए कहा। अनुपमा देवी की बात सुनकर सिम्मी ऋषभ के बारे में सोचने लगती है। फिर अपना सिर झटककर अनुपमा देवी से बोलती है, दादी क्या आज मैं आपके पास सो जाऊं? हम खूब सारी बातें करेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? आओ मेरे पास। अनुपमा देवी सिम्मी को अपनी गोद में लिटा देती हैं और उसके बाल सहलाते हुए बातें करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में सिम्मी सो जाती है। अनुपमा देवी देखती हैं सिम्मी सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। वो अपने मन में सोचती है, सीमू बेटा तुम उतनी भी बुरी नहीं हो, बस तुम्हारा गुस्सा और ज़िद्दीपन तुम्हें कुछ और सोचने ही नहीं देता है। इसलिए हमें तुम्हारी बहुत चिंता होती है। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी दिन तुम अपने गुस्से की वजह से किसी परेशानी में पड़ो। हम सब ने तुम्हें नाज़ों से पाला है, हम तुम्हें कभी तकलीफ़ में नहीं देख पाएंगे। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। फिर वह सिम्मी को बेड पर सही से लिटाकर खुद उसके पास लेट जाती हैं और वह भी सो जाती हैं। एक हफ्ते बाद ऋषभ सिम्मी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वो कभी सिम्मी की कार टायर्स पंक्चर करवा देता, कभी उसकी नोट्स बुक गायब होती, कभी कैंटीन से कुछ मांगने पर उसमें मिर्च बहुत ज़्यादा होती। हद तो तब हो गई जब ऋषभ ने कहीं से सिम्मी का फ़ोन नंबर लेकर लड़कों को दे दिया। लड़के दिन भर सिम्मी को कॉल करके प्रपोज करते रहे। परेशान होकर सिम्मी को अपना नंबर चेंज करना पड़ा। इस सब से रीत और मीत बहुत परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सिम्मी कुछ कर क्यों नहीं रही है। वो चुप बैठने वालों में से तो नहीं है। उन दोनों ने कई बार सिम्मी से पूछा कि वो सब कुछ चुपचाप क्यों बर्दाश्त कर रही है। सिम्मी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद रीत और मीत ने सिम्मी से कुछ नहीं कहा। सिम्मी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सही मौके की तलाश में थी। उसे पता था कि ऋषभ ये सब दिव्या के लिए कर रहा है। वो दिव्या को तकलीफ़ पहुंचाना चाहती थी। वो फ़िलहाल चुप थी तो दिव्या को ऐसा लगा जैसे वो जैसा सोच रही थी वैसा हो रहा है। सिम्मी सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी जो उसे जल्द ही मिल गया। ऋषभ सोच रहा था कि मैंने सिम्मी को इतना परेशान किया, फिर भी उसने सामने से कुछ नहीं बोला। अब तक तो उसे दिव्या से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। वो अब कुछ और सोच रहा था सिम्मी को परेशान करने के लिए। एक दिन ऋषभ ने किसी लड़की से सिम्मी को झूठ बोलकर स्टोर रूम में लाने को कहा। वो सिम्मी को स्टोर रूम तक ले आई। वो लड़की कुछ देर में आती हूँ बोलकर वहाँ से चली गई। बाहर जाकर ऋषभ को मैसेज करके बता दिया कि उसने उसका काम कर दिया है और वहाँ से चली गई। ऋषभ आकर देखता है सिम्मी अंदर है और वहाँ बहुत अंधेरा है। वो स्टोर रूम को लॉक कर देता है और मन में सोचता है, जब तुम पूरा दिन इस अंधेरे रूम में रहोगी तब तुम्हारी जो हालत होगी वो देखने लायक होगी। वो जैसे ही पलटता है सामने देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने सिम्मी खड़ी थी। तुम यहाँ? ऋषभ ने कहा। हाँ मैं यहाँ। क्यों, मुझे कहीं और होना चाहिए था क्या? सिम्मी ने ऋषभ को घूरते हुए सवाल किया। ऋषभ अपने मन में, ये यहाँ है तो जो अंदर है वो कौन है? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? ये तो नहीं सोच रहे कि मैं यहाँ हूँ तो अंदर कौन है? तुम स्टोर रूम खोलकर खुद क्यों नहीं देख लेते अंदर कौन है? सिम्मी ने कहा। ऋषभ स्टोर रूम खोलता है और अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करता है तो देखता है कि उसके सामने मीत खड़ी है। उसे सिम्मी की जगह देखकर वो हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि सिम्मी तो स्टोर रूम के अंदर थी।
फिर उसकी जगह मीत कैसे आ गई? ऋषभ को सोच में गुम देखकर सिम्मी बोलती है, क्या सोच रहे हो ऋषभ? मीत को मेरी जगह देखकर हैरान हो रहे हो और सोच रहे हो ये सब कैसे हुआ? चलो मैं बताती हूँ। जब तुम उस लड़की से मुझे स्टोर रूम में लाने की बात कर रहे थे, तब तुम्हारी बात रीत ने सुन ली थी और उसने मुझे बताया सब कुछ। बस मैं उस लड़की के साथ स्टोर रूम में आ गई और मेरे पीछे मीत। उस लड़की के बाहर जाने पर रीत उसके पास आ गई। रीत ने उसे अपनी बातों में उलझाया। तब तक मैं बाहर आ गई और मीत अंदर। मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी कि मुझे अपने सामने देखकर ऋषभ देशमुख क्या करता है। ओहो, तुम काफ़ी स्मार्ट हो, ग्रेट। तो जब तुम सब कुछ जानती हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें दिव्या से माफ़ी मांग लेनी चाहिए? ऋषभ ने कहा, माई फुट। सिम्मी ठाकुर और माफ़ी, नो वे। तुम्हें क्या लगा मैं चुप हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकती? सिम्मी ठाकुर हूँ मैं वही करती हूँ जो मुझे करने का मन होता है। किसी के कहने पर मैं कुछ नहीं करती, समझे मिस्टर ऋषभ देशमुख? फिर वो मीत को इशारा करती है वहाँ से जाने के लिए। मीत वहाँ से चली जाती है। सिम्मी वहाँ से ऋषभ को घूरते हुए जाने लगती है। तभी ऋषभ कहता है, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम। सिम्मी उसको घूरते हुए बोलती है, वो तो मैंने देख ही लिया है कि तुम क्या कर सकते हो। सिम्मी देखती है कि दिव्या उनकी तरफ आ रही है। ऋषभ की पीठ दिव्या की तरफ थी, जिससे वो दिव्या को देख नहीं सकता था। दिव्या को दूर से देखकर सिम्मी कुटिलता से मुस्कुराती है। सिम्मी को बिना वजह हंसते देखकर ऋषभ कहता है, तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? अभी वो कुछ और बोलता, तभी सिम्मी उसके पास आती है। सिम्मी को अपने पास देखकर ऋषभ बोलता है, देखो जो भी बोलना है दूर से कहो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। सिम्मी की नज़र उसके पीछे आती हुई दिव्या पर थी। वो ऋषभ के और करीब हो जाती है। ऋषभ कुछ समझता उससे पहले सिम्मी अपने होंठ ऋषभ के होंठों पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। ये सब इतना अचानक हुआ कि ऋषभ को कुछ समझ ही नहीं आया। वो दिव्या से शादी करने वाला था, लेकिन आज तक उसने दिव्या को भी किस नहीं की थी। ऋषभ और सिम्मी की ये किस पहली किस थी? ऋषभ, ये क्या है? दिव्या ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसने ऋषभ और सिम्मी को किस करते हुए देख लिया था। दिव्या की आवाज़ सुनकर ऋषभ झटके से सिम्मी को अपने से दूर करता है और दिव्या को देखता है जो गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी। देखो दिव्या, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ऋषभ ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अच्छा, तो अभी जो कुछ मैंने देखा वो झूठ है, बोलो ऋषभ। और तुम? उसने सिम्मी को देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऋषभ को किस करने की? ये बोलकर दिव्या सिम्मी को थप्पड़ मारने वाली होती है कि तभी सिम्मी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, सोचना भी मत, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती सिम्मी ठाकुर क्या कर सकती है। ऐसा बोलकर सिम्मी ऋषभ को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। दिव्या घूरकर ऋषभ को देखती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऋषभ पीछे से आवाज़ देता रह जाता है पर वो सुनती ही नहीं। ऋषभ मन में बोलता है, ओह गॉड, ये क्या हो गया? सिम्मी ने मुझे किस किया? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर उससे पहले मुझे दिव्या को मनाना पड़ेगा। इस बार वो बहुत नाराज़ हो गई है। फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। देशमुख विला। ऋषभ कॉलेज से सीधा घर आता है। आज वो बहुत गुस्से में था। आज जो कुछ भी सिम्मी ने किया वो उससे मेंटली डिस्टर्ब था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिम्मी उसे किस कर लेगी, पर वो ये सोचकर हैरान हो रहा था कि वो और सिम्मी तो सही से एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो सिम्मी ने उसे किस क्यों किया? उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। ये सब सोच सोच कर उस पर दिव्या भी नाराज़ हो गई थी। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? किसी ने कहा, ये हैं ऋषभ के दादा राजेश्वर देशमुख, जो अपने पोते से बहुत प्यार करते हैं। कुछ नहीं दादू, बस थोड़ा थक गया हूँ और सर भी दर्द हो रहा है, थोड़ा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ऋषभ ने कहा, तुम सच में बोल रहे हो? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा दादू होने के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी हूँ। अब बताओ क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान लग रहे हो? राजेश्वर जी ने कहा। ऋषभ अपने दादू को कॉलेज में उसके और सिम्मी के बीच जो भी हुआ वो बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो बात को टालते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है दादू, वो बस दिव्या मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे नाराज़ है। बस सोच रहा हूँ उसे कैसे मनाऊँ। ओहो, इसमें सोचना कैसा? दिव्या बेटी को तुम कहीं घुमाने ले जाओ, या फिर वो क्या कहते हैं, हाँ, कैंडल लाइट डिनर पर। राजेश्वर जी ने ऋषभ से मजाक करते हुए कहा। क्या दादू, आप भी? वैसे आइडिया अच्छा है, मैं अभी दिव्या को कॉल करके बोलता हूँ, ऋषभ ने खुश होते हुए कहा और वहाँ से अपने रूम में चला गया। ये बच्चे भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को मनाते रहो, राजेश्वर जी मन ही मन कहते हैं और हंसते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। ऋषभ अपने कमरे में आकर दिव्या को कॉल करने लगता है, पर वो उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। ऋषभ एक मैसेज टाइप करके दिव्या को भेज देता है और उसके आंसर का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ दिव्या बहुत गुस्से में घर आई थी। उस वक्त उसके डैड राजवीर मित्तल और उसकी मॉम प्रियांशी मित्तल आपस में कुछ बातें कर रहे थे।
तभी उनकी नज़र दिव्या पर पड़ती है। दिव्या बेटा कम हियर। प्रियांशी ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा। वैसे तो दिव्या बहुत गुस्से में थी, पर वो अपनी मोम की बात टालना नहीं चाहती थी, इसलिए उनके पास जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारे फेस पर यह नाराज़गी कैसी है? ऋषभ के साथ कोई लड़ाई हुई है क्या? राजवीर जी ने कहा। नो डैड, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा मूड ऑफ है। दिव्या ने कहा। कॉलेज में कुछ हुआ क्या? प्रियांशी ने उसके ख़राब मूड को देखकर कहा। कॉलेज का नाम सुनते ही दिव्या के आगे सिम्मी का ऋषभ को किस करना याद आ गया और वो गुस्से से भर गई। प्रियांशी और राजवीर दिव्या के चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकते थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं ज़रूर कोई बात है जो दिव्या बताना नहीं चाहती है। बेटा बताओ क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतने गुस्से में हो, ऋषभ से नाराज़ हो? प्रियांशी ने कहा। डैड मुझे ऋषभ से एंगेजमेंट करनी है, अचानक से दिव्या ने कहा। पर बेटा अचानक हुआ क्या है? बेटा कॉलेज ख़त्म होने के बाद वैसे भी तुम दोनों की शादी तो होने ही वाली है, राजवीर जी ने कहा। वो और प्रियांशी दिव्या की बात सुनकर शॉक हो गए थे। मॉम डैड आप दोनों मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? दिव्या ने कहा। यस बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, राजवीर जी ने कहा। तो फिर नो मोर क्वेश्चन प्लीज़, बस आप विजय अंकल से बात करके हमारी इंगेजमेंट फिक्स कर दीजिए, दिव्या ने कहा। ओके बेटा, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, मैं आज ही विजय से बात करता हूँ, राजवीर जी ने कहा। ओ डैड आई लव यू बोलकर दिव्या राजवीर जी के गले लग जाती है। लव यू टू बेटा, राजवीर जी बोलते हैं। अच्छा मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने, दिव्या बोलती है और चली जाती है। ये अचानक दिव्या को क्या हुआ? ऋषभ से इंगेजमेंट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रियांशी ने कहा। हमारी दिव्या ऋषभ से बहुत प्यार करती है, उसको लेकर वो थोड़ा पजेसिव है। आज नहीं तो कल उनकी सगाई करनी ही है, तो फिर क्या दिक्कत है? राजवीर जी ने कहा। ठीक है, फिर आप विजय भाई साहब से बात कर लीजिए, देखिए वो क्या कहते हैं, प्रियांशी ने कहा। दूसरी तरफ सिम्मी अपने कमरे में बैठी कुछ सोचकर बहुत खुश हो रही थी। वो अपने आप से बोल रही थी, मुझे पता है मुझे ऋषभ को किस नहीं करनी चाहिए थी, पर आज मैंने दिव्या के दिल पर चोट की है। उसका चेहरा देखने लायक था। आगे से मुझसे उलझने से पहले वो 100 बार सोचेगी। ऋषभ को किस तो मैंने सिर्फ दिव्या को दिखाने के लिए किया था। ऋषभ को किस करने की बात सोचकर अचानक से सिम्मी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए, ये मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अब उसे बेटर फील हो रहा था। तभी नीचे से कमला जी सिम्मी को आवाज़ देती हैं। बेटा सीमू, आकर खाना खा लो। मॉम मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी, सिम्मी बाहर आकर कमला जी से कहती है। दिव्या अपने कमरे में बैठी ऋषभ का भेजा हुआ मैसेज पढ़ रही थी। बहुत देर तक कुछ सोचने के बाद वो ऋषभ को ओके का रिप्लाई कर देती है। वो अपने आप से, सिम्मी ये तुमने अच्छा नहीं किया, ऋषभ सिर्फ मेरा है, तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। इस वक्त दिव्या गुस्से से उबल रही थी। उसके बाद वो रेडी होने लगती है कैंडल लाइट डिनर के लिए। आज वो ऋषभ को इम्प्रेस करने वाली थी और उसे प्रपोज भी करने वाली थी। रेड कलर के वन पीस शॉर्ट ड्रेस में वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। बालों को कर्ल किया हुआ, आंखों में काजल और लाइनर, होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। आज तो दिव्या ने ऋषभ को घायल करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। तभी उसके पास ऋषभ का मैसेज आता है कि वो घर के बाहर उसका वेट कर रहा है। दिव्या जल्दी से अपना पर्स लेकर नीचे चली जाती है और अपने मॉम डैड को बाय करके बाहर चली जाती है। ऋषभ के साथ बाहर जाने के बारे में उसने पहले ही अपने मॉम डैड को बता दिया था। जब वो बाहर आती है तो देखती है ऋषभ कार से टेक लगाकर खड़ा है। उसने ब्लैक जीन्स, वाइट शर्ट और ग्रे ब्लेजर पहन रखा था। वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। ऋषभ को देखकर दिव्या को अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। वो अपने फेस पर नाराज़गी बरकरार रखकर ऋषभ के पास जाती है। वाओ दिव्या, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ऋषभ ने दिव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। दिव्या गुस्से से ऋषभ को घूरते हुए, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। ओह गॉड, इसको मनाना बहुत मुश्किल है, ऋषभ मन में बड़बड़ाते हुए दिव्या के लिए कार का डोर खोलता है। दिव्या के बैठने के बाद वो भी कार में बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके रेस्टोरेंट की तरफ चल देता है। आज पूरा रेस्टोरेंट ऋषभ ने बुक किया हुआ था जिससे उसे और दिव्या को अकेले टाइम स्पेंड करने का वक्त मिल सके। वो आज दिव्या को मनाने की पूरी तैयारी में था। उसने सोचा था कि इससे दिव्या ज़रूर खुश हो जाएगी और अपनी नाराज़गी ख़त्म कर देगी। थोड़ी देर में ही वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर थे। ऋषभ दिव्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, दिव्या बेबी लेट्स गो, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डेट प्लान किया है। ऋषभ की बात पर दिव्या मुस्कुरा देती है और बोलती है,
वो तो अंदर जाने पर पता चलेगा। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। दिव्या तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। रेस्टोरेंट का पूरा हॉल रेड और वाइट बलून्स, रेड रोज और हार्ट शेप स्पार्कल लाइट से डेकोरेट था। उसके सेंटर में टेबल थी। दिव्या तो उस डेकोरेशन में खो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऋषभ उसके लिए ऐसा भी कुछ कर सकता है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? ऋषभ ने दिव्या से पूछा। इट्स ब्यूटीफुल। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये सब तुमने किया, वो भी मेरे लिए। दिव्या ने खुश होते हुए कहा। दिव्या मेरी जान, ये सब मैंने ही किया है। और वो दिव्या का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ लेकर टेबल के पास पहुंच जाता है और चेयर साइड करके दिव्या को बैठाता है। दूसरी चेयर पर ऋषभ खुद बैठ जाता है। आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का खाएंगे। ऋषभ ने दिव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। ऋषभ तुम मेरे लिए ये सब करोगे तो तुम्हें क्या लगता है आज कॉलेज में जो हुआ वो मैं भूल जाऊंगी? दिव्या ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। दिव्या उसमें मेरी गलती नहीं है। सिम्मी ने मुझे किस किया था, मैंने नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। सिम्मी ने ये सब हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए किया है। ऋषभ ने दिव्या को समझाते हुए कहा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जब वो तुम्हें किस कर रही थी तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तुम तो चुपचाप खड़े थे। दिव्या ने गुस्से से कहा। दिव्या ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। जब तक मैं कुछ समझता या करता तब तक तुम आ गई और तुमने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। ऋषभ ने थोड़ी नाराज़गी से कहा। दिव्या ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए। ऋषभ तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें उस वक्त सिम्मी के साथ देखकर मुझे कैसा लगा होगा तुम सोच भी नहीं सकते। दिव्या ने उदास होते हुए कहा। दिव्या सिम्मी ने जो किया उसकी सज़ा तो उसे मिल के रहेगी। आई प्रॉमिस यू। ऋषभ ने दिव्या के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ऋषभ चलो हम खाना ऑर्डर करते हैं, दिव्या ने कहा। ओके। ऋषभ वेटर को बुलाकर ऑर्डर देता है। वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है। अब तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? ऋषभ ने दिव्या से पूछा। तुम्हें पता है ना ऋषभ, मैं तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती। थैंक यू ऋषभ मुझे समझने के लिए, ऋषभ खुश होते हुए बोलता है। थोड़ी देर में वेटर खाना टेबल पर रखकर चला जाता है। ऋषभ और दिव्या दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ऋषभ बोलता है। दिव्या चलो डांस करते हैं। म्यूज़िक स्टार्ट होता है और दोनों डांस करने लगते हैं। दिव्या डांस करते हुए ऋषभ में खो गई थी। सॉन्ग भी रोमांटिक था तो दिव्या भी रोमांटिक होते हुए अपने होंठ ऋषभ के होंठों के पास ले जाती है किस करने के लिए। दिव्या ऋषभ को किस करती उससे पहले ऋषभ उसे अपने से दूर कर देता है। क्या हुआ ऋषभ, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों किया? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, फिर एक किस करने से क्या होता है? दिव्या ने थोड़ा गुस्से से कहा। देखो दिव्या, अभी मैं इन सब के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्यार में ये सब किया जाए ज़रूरी नहीं है। प्यार तो दिल से होता है ना, ऋषभ ने कहा। अच्छा तो तुम सिम्मी को किस कर सकते हो पर मुझे नहीं। तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा। ओ प्लीज़ दिव्या, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि उसमें मेरी गलती नहीं है, पर तुम हर बार वही बात लेकर बैठ जा रही हो। इस बार ऋषभ ने गुस्से में कहा। ओके फाइन, अब मैं इस टॉपिक पर कुछ भी नहीं कहूँगी, पर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। दिव्या की बात पर ऋषभ शांत होते हुए बोला। ओके कहो जो कहना है। विल यू मैरी मी? दिव्या ने ऋषभ से पूछा। वाट? दिव्या हम कॉलेज ख़त्म होने के बाद शादी करने वाले हैं ना। फिर क्यों? ऋषभ ने हैरान होकर पूछा। ऋषभ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हर वक्त मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। प्लीज़ ऋषभ मुझे समझने की कोशिश करो। दिव्या ने अपने दिल की बात से ऋषभ को अवगत कराया। देखो दिव्या, ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। अभी हम कॉलेज में हैं, हमारी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है। कॉलेज कंप्लीट होने तक तो तुम वेट कर ही सकती हो। ऋषभ ने दिव्या को एक बार फिर से समझाते हुए कहा। लेकिन दिव्या तो कुछ सुनना और समझना ही नहीं चाहती थी। उसने ठान लिया था कि वो ऋषभ से हाँ बुलवा कर रहेगी। सिम्मी ने जो किया उससे वो ऋषभ को लेकर पजेसिव हो गई थी। ऋषभ तुम्हारे डैड का खुद का बिजनेस है, फिर तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? और ऋषभ मैंने डैड से बोल दिया है कि वो विजय अंकल से बात करके हमारी इंगेजमेंट फिक्स कर दें। ओ गॉड दिव्या, ये सब क्या है? अचानक से तुम्हें हुआ क्या है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? ऋषभ ने दिव्या को दोनों कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा। ऋषभ अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई बचकानी हरकत कर रही हूँ या फिर मुझे कुछ समझ नहीं है तो तुम मना कर सकते हो, लेकिन उसके बाद हमारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म समझो। अगर तुम्हारी नज़र में मेरी या मेरे प्यार की कोई वैल्यू है तो तुम मुझे कभी मना नहीं करोगे, दिव्या ने रोते हुए कहा। दिव्या को रोते हुए देखकर ऋषभ को अच्छा नहीं लगता। वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है। प्लीज़ दिव्या काम डाउन, ठीक है जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ऋषभ ने दिव्या के आगे अपने हथियार डाल दिए थे। और ऋषभ आई लव यू। मुझे पता था तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे कभी निराश नहीं करोगे। ऐसा बोलकर दिव्या ऋषभ के गाल पर एक किस करती है।
अब तो तुम खुश हो ना, ऋषभ ने दिव्या को खुद से दूर करते हुए कहा। हाँ बहुत, इतना ज़्यादा खुश कि मैं बता नहीं सकती, दिव्या ने खुशी से चहकते हुए कहा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जहाँ दिव्या ऋषभ की हाँ से वो आसमान में उड़ रही थी, वहीं ऋषभ के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो सोच रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी होना सही है या नहीं। अगले दिन सिम्मी रेडी होकर जब आती है तो डाइनिंग टेबल पर उसके डैड अकेले बैठे हुए थे। वो उनको गुड मॉर्निंग डैड बोलकर चेयर पर बैठ जाती है। डैड, दादी ने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? नहीं बेटा, आज माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए वो रेस्ट कर रही हैं। कमला जी ने उनको नाश्ता उनके कमरे में ही करवा दिया है। तुम बताओ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज में कोई दिक्कत तो नहीं है? अमर जी ने कहा। नो डैड, कॉलेज बहुत अच्छा है और मेरी पढ़ाई भी सही चल रही है। अच्छा डैड, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं दादी से मिलकर जल्दी निकलती हूँ, सिम्मी ने कहा और अनुपमा देवी के कमरे की तरफ बढ़ गई। अनुपमा देवी अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी जब सिम्मी उनके कमरे में आई और जल्दी से उनका हाल चाल पूछकर कॉलेज के लिए निकल गई। अनुपमा देवी अपने मन में, ये आजकल के बच्चे हम बुज़ुर्गों के लिए, इनके पास टाइम ही नहीं है। दूसरी तरफ दिव्या किसी से फ़ोन पर, देखो मैंने जो बोला है वो आज ही होना चाहिए। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर दिव्या बोलती है, पैसों की तुम चिंता मत करो, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। फिर कॉल कट हो जाता है। दिव्या हंसते हुए, बस मेरा यह प्लान काम कर जाए तो फिर उसके बाद मैं टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ इंजॉय कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ भी किसी को कॉल करके बोलता है, जैसा मैंने तुम्हें बोला है वैसा करो और ध्यान रहे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने ये सब मेरे कहने पर किया है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, इस मुसीबत से मैं खुद ही निपटना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है। यहाँ सिम्मी कार ड्राइव करते हुए जा रही थी कि अचानक उसकी कार के सामने एक बाइक आकर रुक जाती है। सिम्मी झटके से कार रोकती है और गुस्से से बाहर निकलकर बाइक वाले के पास जाकर, है यू, दिखाई नहीं देता है? मरने का शौक है तो कहीं और जाकर मरो। अभी वो कुछ और बोलती तब तक कहीं से दो लोग आते हैं और सिम्मी को पकड़ लेते हैं। कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। सिम्मी कुछ और बोलती कि उनमें से एक आदमी उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है और उसका हाथ भी। सिम्मी ध्यान देती है कि बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखा है और जो दो और लोग हैं उन्होंने ब्लैक कपड़े से फेस को कवर कर रखा है। वे मिले हुए हैं। बाइक सवार कुछ इशारा करता है। वो दोनों आदमी सिम्मी को उसकी कार में पीछे धक्का देकर खुद भी बैठ जाते हैं। बाइक वाला अपनी बाइक वहीं छोड़कर आकर सिम्मी की कार में बैठकर कार ड्राइव करने लगता है और कार को एक सुनसान जगह पर ले जाकर रोक देता है। सिम्मी अपने आप को सुनसान जगह पर, वो भी उन गुंडों के साथ, ये सोचकर डर जाती है कि वे गुंडे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था जो उसकी मदद करने आएगा। एक आदमी आकर सिम्मी के मुंह से पट्टी उतारता है। पट्टी के हटते ही सिम्मी, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम लोगों को? देखो चुपचाप मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। चुप कर, कितना बोलती है, खुद की जान खतरे में है और हमें धमकी दे रही है। चल अपने बाप को फ़ोन कर और बोल उसको तेरा किडनैप हो गया है, बेटी ज़िंदा चाहिए तो जितना हम बोलेंगे उतना पैसा दे जाए और तुझे ले जाए। उनमें से एक आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, देखो तुम लोग ये गलत कर रहे हो, तुम लोग बचोगे नहीं। अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो छोड़ो मुझे। मुझे पता है ये सब तुम लोग किसके कहने पर कर रहे हो। बोलो कितने पैसे मिले हैं तुम्हें, मैं उससे दुगना दूंगी, सिम्मी ने उन तीनों को घूरते हुए कहा। सिम्मी की बात सुनकर वो तीनों आदमी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से एक बोलता है, ए लड़की, ज़्यादा दिमाग मत चला, जितना बोला है उतना कर। एक आदमी सिम्मी के पास जाकर उसका चेहरा छूते हुए, भाई जो भी कहो ये लड़की है बहुत सुंदर। सिम्मी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और गुस्से से बोलती है, दूर से बात करो, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो जान ले लूँगी तुम सबकी। हाय जाने मन, तुम्हारी खूबसूरती तो वैसे ही हमारी जान ले रही है। दूसरा आदमी भी सिम्मी के पास आता है और अपने साथियों से बोलता है, इसको इसके घर भेजने से पहले चलो जन्नत की सैर करते हैं। फिर वो तीनों भद्दी सी हंसी हंसने लगते हैं और सिम्मी के पास जाने लगते हैं। सिम्मी उन तीनों को अपने पास आते हुए देखकर पीछे होने लगती है। देखो मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। उन तीनों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनमें से एक आदमी सिम्मी के हाथ खोलता है। सिम्मी का हाथ जैसे ही खुलता है वो खींचकर एक थप्पड़ सामने वाले आदमी को मारती है और अपने से दूर धक्का देकर भागने लगती है। अभी वो भाग ही रही थी कि बाकी के दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं। सिम्मी चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, प्लीज़ जाने दो मुझे। जिस आदमी को सिम्मी ने थप्पड़ मारा था वो आदमी सिम्मी के पास आता है और सिम्मी के गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि सिम्मी के होंठ से खून निकलने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब देख हम सब तेरा वो हाल करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ऐसा बोलकर वो आदमी एक और थप्पड़ सिम्मी को मारता है। सिम्मी जाकर ज़मीन पर गिर जाती है। वो आदमी धीरे धीरे सिम्मी के पास जाने लगता है और सिम्मी नीचे गिरे हुए ही पीछे होने लगती है।
वो आदमी सिम्मी को हाथ लगाने जा रहा था। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है, पीछे से कोई उसके सर पर बहुत तेज़ वार करता है। वो आदमी वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। सिम्मी अपनी नज़रें ऊपर करती है तो वो हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम? उसके सामने अंकित खड़ा था। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था जिससे उसने पूरी ताकत से उस आदमी पर वार किया था। बेहोश आदमी के साथी ये सब देखकर गुस्सा हो जाते हैं और अंकित को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंकित सिम्मी से, डरो मत सिम्मी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों गुंडों से लड़ने लगता है जिसमें उसे भी बहुत चोट लगती है। अंकित को लड़ते हुए देखकर सिम्मी भी हिम्मत करके उठती है। वो भी अंकित के साथ उन गुंडों को मारने लगती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों मिलकर उन गुंडों की हालत ख़राब कर देते हैं। सिम्मी, अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, क्या पता इनके और भी साथी आसपास हों, अंकित ने कहा और सिम्मी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगा। पर अंकित, हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, आखिर पता तो चले कि इन्होंने ये सब किसके कहने पर किया है, सिम्मी ने अंकित से कहा। सिम्मी, ये सब लोकल गुंडे हैं, इनकी कंप्लेंट तुम घर जाकर भी कर सकती हो। अभी हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलना चाहिए, इससे पहले कि कोई और मुसीबत सामने आ जाए, अंकित ने सिम्मी को समझाते हुए कहा। ओके, सिम्मी ने कहा। वो और अंकित वहाँ से भागते हुए सिम्मी की कार तक पहुँच गए। सिम्मी ने अंकित को कार में बैठने का इशारा किया। अंकित के बैठने के बाद सिम्मी कार की स्पीड बढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से बहुत दूर निकल जाने पर जब सिम्मी को लगता है कि वो अब सेफ़ हैं, तो वो कार रोकती है और बाहर निकलकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अंकित भी बाहर निकलकर सिम्मी के पास जाता है। आर यू ओके? उसने सिम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सिम्मी पलटकर अंकित के गले लग जाती है और रोने लगती है। थैंक यू अंकित, आज अगर तुम सही वक्त पर नहीं आए होते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या क्या करते। अंकित ने आज से पहले सिम्मी को इतनी कमज़ोर कभी नहीं देखा था। वो सिम्मी के बाल सहलाते हुए, सिम्मी चुप हो जाओ, देखो अब तुम सेफ हो, कुछ भी बुरा होने से पहले गॉड ने मुझे भेज दिया तुम्हारी हेल्प के लिए। सिम्मी अंकित से अलग होते हुए, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा किडनैप हो गया है और वो लोग मुझे कहाँ ले गए हैं? जब वो लोग तुम्हारा किडनैप कर रहे थे तो मैंने उन्हें देख लिया था। मैं बाइक से कॉलेज जाता हूँ, इधर एक दोस्त ने बुलाया तो उससे मिलकर कॉलेज ही जा रहा था जब तुम्हारी कार देखी और उन गुंडों को तुम्हारा किडनैप करते हुए देखा तो मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया। मैं अकेला था, अगर उस वक्त कुछ करता तो वो सब मुझे भी नुकसान पहुँचा सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और सही मौके की तलाश में था। यहाँ मैंने पुलिस को भी कॉल किया पर वो आई ही नहीं, इसलिए हिम्मत करके मैं उन गुंडों से लड़ गया तुम्हारे लिए। अंकित ने सब कुछ सिम्मी को बता दिया। सिम्मी ने अंकित का हाथ पकड़ते हुए कहा, सच में अंकित, अगर आज तुम नहीं होते तो आज मेरे साथ बहुत बुरा हो गया होता। सिम्मी, तुम मेरी दोस्त हो, एक दोस्त अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है, अंकित ने मजबूती से सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सिम्मी हैरान होकर अंकित को देखने लगती है और बोलती है, अंकित, मैंने तो तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, यहाँ तक मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं समझा, फिर भी तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। भले ही तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं समझा पर मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा है। अच्छा चलो अब बताओ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अंकित ने अपना हाथ सिम्मी के आगे बढ़ाते हुए कहा। सिम्मी अंकित का हाथ पकड़ते हुए, तुम जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है, तुम्हें मैं कैसे मना कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम फ्रेंड्स हैं। सिम्मी की बात पर अंकित मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो दोनों सिम्मी के घर के लिए निकल जाते हैं। सिम्मी जब घर आती है उस वक्त अमर ठाकुर अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। अपने सामने सिम्मी को चोटिल अवस्था में देखकर अमर ठाकुर शॉक्ड हो जाते हैं। अंकित सिम्मी को पकड़े हुए घर के अंदर जाता है। सिम्मी दौड़कर अमर ठाकुर के गले लग जाती है और रोने लगती है। अमर ठाकुर सिम्मी को चुप कराते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है बेटा, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? कार एक्सीडेंट हुआ है क्या तुम्हारा? सिम्मी बस रो रही थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैं बताता हूँ अंकल, अंकित ने कहा। फिर अंकित ने सब कुछ अमर ठाकुर को बता दिया जो भी सिम्मी के साथ हुआ था। अंकित से सब कुछ जानने के बाद अमर ठाकुर गुस्से से बोलते हैं, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने अमर ठाकुर की बेटी को किडनैप किया? फिर वो सिम्मी के पास जाकर, सिमू बेटा, आपने उन लोगों को देखा था, आप उन्हें पहचान लेंगी? अमर जी की आवाज़ सुनकर कमला जी, जो उस वक्त अनुपमा देवी को दवा देकर उनके पास बैठी हुई थी, बाहर आती हैं। उनके पीछे अनुपमा देवी आती हैं। सिम्मी को यूँ रोते हुए देखकर वे दौड़कर सिम्मी के पास जाती हैं और उसको गले से लगा लेती हैं। अनुपमा देवी भी धीरे धीरे चलते हुए जाकर सिम्मी के पास बैठ जाती हैं। क्या हुआ बच्चा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सिमू, क्यों रो रही हो? अनुपमा देवी ने सिम्मी का सिर सहलाते हुए कहा, माँ, सिम्मी को किसी ने किडनैप किया था, वो तो भला हो इसके दोस्त अंकित का जिसने हमारी बच्ची को बचा लिया, अमर जी ने कहा। और फिर जो कुछ उन्हें अंकित ने बताया था वो सब बता दिया। सिम्मी के किडनैप की बात सुनकर कमला जी और अनुपमा देवी दोनों ही शौक हो जाती हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी सिम्मी को किसी ने किडनैप किया।
किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो अनुपमा देवी की पोती को किडनैप करे? अरे तुम अभी एसीपी नागेंद्र को कॉल करो और तुरंत आने के लिए कहो, अनुपमा देवी ने कहा। माँ, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो किसी भी वक्त पहुँचते होंगे, अमर जी ने कहा। पता नहीं कौन हमसे दुश्मनी निकाल रहा है, जिसने मेरी बच्ची को अगवा किया। अगर आज सिम्मी को कुछ हो जाता तो, बोलते हुए कमला जी रोने लगती हैं। फिर वो अंकित को देखती हैं और उसके पास जाती हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी बच्ची आज किस हाल में होती। हम हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। प्लीज़ आंटी, आप शुक्रिया बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। सिम्मी मेरी दोस्त है और अपने दोस्त को बचाना तो मेरा फ़र्ज़ है। मैंने तो बस दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया, अंकित ने कहा। तभी एसीपी नागेंद्र घर के अंदर आते हैं और अनुपमा देवी और अमर जी को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। फिर वो अपनी पूछताछ करने में लग जाते हैं। अंकित और सिम्मी एसीपी नागेंद्र को सब कुछ बता देते हैं। उनकी बात सुनकर एसीपी नागेंद्र अमर जी से कहते हैं, सर मुझे लगता है किसी ने सिर्फ पैसों के लिए ये किडनैपिंग की है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने पर्सनल दुश्मनी के चलते ये सब किया होगा। एसीपी, ये पता लगाना आपका काम है। मुझे जल्द से जल्द वो लोग चाहिए जिन्होंने मेरी सिम्मी को किडनैप किया था, अमर जी ने कहा। जी सर बोलकर एसीपी नागेंद्र वहाँ से चले जाते हैं और अंकित भी सिम्मी को अपना ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है। सिमू बेटा, जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, कमला जी ने सिम्मी का सर सहलाते हुए कहा। सिम्मी कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अनुपमा देवी कमला जी और अमर जी को समझाती हैं कि वे दोनों ज़्यादा परेशान ना हो, एसीपी नागेंद्र उन लोगों को पकड़ लेंगे। फिलहाल के लिए वे सिम्मी को संभालें। इस वक्त वो बहुत डरी हुई है। फिर वो कमला जी से उनको उनके रूम में ले जाने के लिए बोलती हैं। कमला उनको वहाँ से लेकर चली जाती हैं। सिम्मी अपने रूम में आकर फ्रेश होकर बेड पर बैठी थी और आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी कि कहीं ये सब दिव्या या फिर ऋषभ ने न किया हो। फिर वो अपने आप से, नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्हें मुझसे लड़ना ही है तो वो सामने से वार करेंगे। क्या पता मुझसे बदला लेने के लिए दोनों ने मुझे परेशान किया हो। जो भी हो, मुझे सच का पता लगाना होगा। दूसरी तरफ कोई इन तीनों किडनैपर्स को पैसे देकर कहीं दूर जाने की चेतावनी देते हुए वहां से चला जाता है, जिससे किसी को ये ना पता चले कि ये किडनैप किसने करवाया है। इधर ऋषभ और दिव्या अपने अपने प्लान के सक्सेसफुल होने से खुश थे। दोनों का प्लान क्या था किसी को नहीं पता। क्या इन दोनों ने ही सिम्मी को किडनैप किया था या फिर किडनैपर कोई और है? ये तो सच सामने आने पर पता चलेगा। रीत और मीत को जब सिम्मी के बारे में पता चलता है तो वे दोनों सिम्मी से मिलने जाती हैं और उसका मन बहलाने की कोशिश करती हैं, पर सिम्मी उन दोनों को वापस भेज देती है ये बोलकर कि अभी उसका मूड बहुत ख़राब है, वो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती। सिम्मी एक हफ्ते तक कॉलेज नहीं जाती। इस बीच रीत और मीत और अंकित रोज़ उससे मिलने आते थे और अपने नोट्स भी देते थे जिससे उसकी स्टडी पर असर ना पड़े। वे चारों मिलकर खूब मस्ती करते थे। उधर उन किडनैपर्स का कुछ पता नहीं चल रहा था और सबसे बड़ी बात, सिम्मी और अंकित दोनों ने ही उन लोगों का फेस नहीं देखा था, जिस कारण एसीपी नागेंद्र को किडनैपर्स को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। एक हफ्ते बाद सिम्मी अब पूरी तरह ठीक हो गई थी। उसको कॉलेज में देखकर रीत, मीत और अंकित बहुत खुश होते हैं। मीत तो सिम्मी को खींचकर कैंटीन में ले जाती है और सिम्मी की पसंद का स्नैक्स लेकर आती है। थोड़ी देर बाद सभी क्लास में होते हैं। 3-4 लेक्चर अटेंड करने के बाद सिम्मी रीत और मीत के साथ कॉलेज के गार्डन एरिया में थी। दिव्या वहाँ से गुजर रही थी। सिम्मी को यूँ खुश देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें तो मैं वो सबक सिखाऊंगी कि तुम हंसना भूल जाओगी, वो अपने आप से बोलती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद ऋषभ भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है। सिम्मी को कॉलेज आया देखकर वो अपने आप से बोलता है, फाइनली तुम कॉलेज आ गई, अब हिसाब बराबर करने का वक्त है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगता है और सिम्मी के अकेला होने का इंतज़ार। थोड़ी देर बाद सिम्मी कुछ काम से वहाँ से चली जाती है। उसको जाते हुए देखकर ऋषभ भी उसके पीछे चला जाता है। थोड़ी देर सिम्मी के पीछे चलने के बाद ऋषभ इधर उधर देखकर सिम्मी के मुंह पर हाथ रखकर उसे खींचते हुए वहाँ से एक खाली रूम में ले जाता है। सिम्मी अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, पर ऋषभ उसे छोड़ता ही नहीं है। तुम्हें क्या लगा था मेरे और दिव्या के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके तुम बच जाओगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऋषभ देशमुख से उलझने की? ऋषभ ने सिम्मी को घूरते हुए कहा, शुरुआत पहले दिव्या ने की थी और तुमने भी उसका साथ दिया। सिम्मी ठाकुर को तुम कम मत समझो, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सिम्मी ने भी ऋषभ को घूरते हुए कहा, समझ तो तुम नहीं रही हो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ नहीं तो तुम्हारी वो हालत करूँगा कि। ऋषभ की बात काटते हुए सिम्मी बोलती है, तुमने और दिव्या ने मेरा किडनैप करवाया, उससे बुरा तुम और क्या करोगे? अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना था तो सामने से लेते यूँ पीठ पीछे वार करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है एक लड़की को कैसा लगता है जब कोई उस पर बुरी नज़र डालता है?
ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हमने तुम्हारा किडनैप करवाया, पागल तो नहीं हो तुम? ऋषभ देशमुख इतना भी गिरा हुआ नहीं है कि किसी लड़की के साथ ऐसा करे। मेरी माँ ने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया है, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये सब तुमने नहीं किया? तुम और दिव्या मुझे सबक सिखाना चाहते थे ना? देखो ऋषभ, अगर मुझे पता चला मेरी किडनैपिंग में तुम दोनों का हाथ है तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ओके, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगी। आज के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने। दिव्या से उलझने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। सिम्मी हंसते हुए, तुम यही बात दिव्या से बोल देना कि दूर रहे मुझसे। फिर वो ऋषभ के पास जाती है और बोलती है, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो ऋषभ के ऊपर हंसने लगती है। सिम्मी को यूँ अपने ऊपर हंसते हुए देखकर ऋषभ उसके पास जाता है। तुम ये मत सोचना कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, इसका जवाब अभी देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो सिम्मी के चेहरे को कसकर पकड़ लेता है और सिम्मी को किस कर लेता है। सिम्मी उसे धक्का देती है अपने से दूर करने के लिए। थोड़ी देर बाद ऋषभ जब उसे छोड़ता है तो सिम्मी के होंठों से खून निकल रहा था। सिम्मी ठाकुर अभिशाप बराबर हुआ। आज के बाद ना तुम हमारे रास्ते में आओगी, ना ही हम तुम्हारे रास्ते। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ऐसा बोलकर ऋषभ वहाँ से चला जाता है। सिम्मी अपने होंठों से बहते हुए खून को पोंछते हुए, नहीं ऋषभ, हमारे रास्ते अलग नहीं, अब तो हमारे रास्ते एक होंगे। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सिम्मी और अंकित बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। अंकित सिम्मी को पसंद करता था पर कहने से डरता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सिम्मी उससे अपनी दोस्ती भी ख़त्म न कर दे। अब सिम्मी, ऋषभ और दिव्या एक दूसरे को देखते ही अपना रास्ता बदल देते थे। दिव्या सिम्मी को सबक सिखाना चाहती थी, फिलहाल वो सिम्मी के कुछ न करने पर चुप थी। इनसे हटकर सिम्मी तो किसी और ही सोच में थी। सिम्मी ऋषभ को पसंद करने लगी थी। ऋषभ उसे उसकी टक्कर का लगा था। आज तक सिम्मी के सामने कोई खड़ा नहीं रह पाया था। वो अपने दिल की बात ऋषभ को बताने की सोच रही थी, पर उसे पता था कि ऋषभ और दिव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसे में ऋषभ उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं करेगा। राजवीर जी ने अपनी बेटी दिव्या के कहने पर विजय से ऋषभ और दिव्या की सगाई की बात कही, जिस पर विजय जी ने कहा, अगर बच्चे राजी हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आरती और प्रियांशी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उन्होंने दोनों की इंगेजमेंट फिक्स कर दी, जो कि अगले महीने की 15 तारीख को थी। ऋषभ जहां सब कुछ इतनी जल्दी होने पर थोड़ा चिंतित था, वहीं दिव्या बहुत खुश थी कि एक बार ऋषभ से सगाई हो जाने पर फिर उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ पाएगा। ऋषभ और दिव्या की सगाई की बात जब मीत ने सिम्मी को बताई तो सिम्मी को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। पर वो कुछ सोच रही थी जिसका अंजाम आगे जाकर बहुत भयंकर होने वाला था। सिम्मी ने सोच लिया था कि वो ऋषभ को अपने दिल की बात बता कर रहेगी, फिर चाहे जो भी हो, और वो सही वक्त का इंतज़ार करने लगती है। एक दिन सिम्मी ने ऋषभ को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया, ये बोलकर कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। पहले तो ऋषभ सोचता है कि मना कर दूं, फिर वो जाने के लिए हाँ बोल देता है, ये सोचकर कि वो भी तो देखे सिम्मी उससे कौन सी ज़रूरी बात करना चाहती है। ब्लू मून रेस्टोरेंट ऋषभ सिम्मी से मिलने के लिए आया हुआ था। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा रेस्टोरेंट अंदर से रेड रोजेज और बैलून से डेकोरेट हो रखा है। उसे ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, मुझे पता है तुम्हें ये सब देखकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। मैंने तुम्हें यहाँ अपने दिल की बात कहने के लिए बुलाया है। ये बोलते हुए सिम्मी धीरे धीरे चलते हुए ऋषभ के पास आती है। उसने रेड कलर का गाउन पहन रखा था जिसमें वो प्रिंसेस लग रही थी। ये क्या बकवास है? तुमने मुझे यहाँ कोई इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया था। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऋषभ ने कहा। स्टॉप ऋषभ, प्लीज़ ऐसे मत जाओ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ झूठ बोलकर बुलाया, पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं तो बस तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, सिम्मी ने कहा। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम्हें झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? ऋषभ ने सिम्मी को घूरते हुए कहा। सिम्मी ऋषभ के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, आई लव यू ऋषभ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो झटके से सिम्मी को अपने से दूर करता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? जानती भी हो तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हें पता है ना मेरी और दिव्या की सगाई होने वाली है और फिर शादी, तो फिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आई नो ऋषभ, मुझे पता है कि तुम्हारी और दिव्या की सगाई होने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इस दिल पर किसी का जोर नहीं है। प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। प्लीज़ ऋषभ, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। आर यू मैड? मतलब हद होती है किसी चीज़ की। मेरी किसी और से शादी होने वाली है और तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूँ? नो नेवर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर होगा कि ये फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दो, ऋषभ ने गुस्से से कहा। सिम्मी ऋषभ के पास जाते हुए,
ऋषभ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। सिम्मी ठाकुर को जो चीज़ पसंद आ जाती है वो उसे लेकर रहती है। ऋषभ देशमुख कोई चीज़ नहीं है मिस सिम्मी ठाकुर जिस पर तुम हाथ रखोगी और वो तुम्हारी हो जाएगी। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो, तुम मुझे कभी नहीं पा सकती क्योंकि मैं किसी और का हूँ। ऋषभ तुम मेरे प्यार को ठुकरा रहे हो, तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। अभी भी वक्त है, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, सिम्मी ने गुस्से से कहा। प्यार ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है, प्यार बस हो जाता है, जो कि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं करता। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं भी तो देखूं तुम क्या कर सकती हो, ऋषभ ने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। ऋषभ के जाने के बाद सिम्मी गुस्से में सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया ऋषभ, मेरे प्यार को ठुकरा कर। सिम्मी ठाकुर जो चाहती है उसे हासिल करके ही रहती है, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। अब तुम सिम्मी ठाकुर का असली चेहरा देखोगे। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीत रहा था। यहाँ सिम्मी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी ऋषभ को अपने प्यार के लिए कन्वेंस करने के लिए। वहीं ऋषभ ने ये बात दिव्या को नहीं बताई थी कि सिम्मी उसे प्यार करने लगी है। उसे पता था अगर ये बात दिव्या को पता चली तो वो बहुत हंगामा करेगी, और फिलहाल के लिए वो कोई हंगामा नहीं चाहता था। वो अपने लेवल पर ही इसे सोल्व कर लेना चाहता था। ऋषभ और दिव्या की सगाई में एक ही हफ्ता बचा था। ऋषभ सिम्मी के पास आता है और अपनी इंगेजमेंट सेरेमनी में आने के लिए उसको इन्वाइट करता है। वो ऐसा करके सिम्मी को दिखाना चाहता था कि वो दिव्या के साथ खुश है, वो उसे भूल जाए, उसकी ज़िंदगी में दिव्या के अलावा कोई और नहीं आ सकती। ऋषभ के जाने के बाद अंकित सिम्मी को देखता है, जो कि थोड़ी परेशान और उदास सी लग रही थी। वो सिम्मी से पूछता है, क्या हुआ सिमू, तुम इतनी परेशान क्यों हो, कोई बात है क्या? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे बताओ। अंकित, मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? सिम्मी की बात सुनकर अंकित का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो भी सिम्मी से प्यार करता था। पर वो अपने जज्बातों को काबू में करते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, मुझे क्या करना होगा। उसके बाद सिम्मी कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर अंकित कहता है, सिम्मी ये बहुत रिस्की काम है, तुम एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया है अंकित, मुझे किसी भी कीमत पर ऋषभ को पाना है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करूँगी। इस समय सिम्मी के चेहरे पर बहुत गुस्सा था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सगाई वाले दिन एक बहुत बड़े होटल में दिव्या और ऋषभ की सगाई का अरेंजमेंट हुआ था। सभी बिजनेसमैन वहां उपस्थित थे। दिव्या ने जहां पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था, वहीं ऋषभ ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी। दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। सिम्मी भी रीत मीत और अंकित के साथ वहां आती है। सिम्मी ने पर्पल कलर का लहंगा पहन रखा था। आज वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी नज़र उसी पर ठहर जा रही थी। पर उसे तो ऋषभ की नज़रों का इंतज़ार था कि वो उसे देखे, लेकिन ऋषभ ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। सिम्मी को वहाँ देखकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है। वो ऋषभ से कहती है, इसे यहाँ किसने बुलाया? मैंने तो इसे इनवाइट नहीं किया है, इसे मैंने बुलाया है, ऋषभ ने कहा। और तुम चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसे भी तो पता चलना चाहिए कि हम दोनों की सगाई कितनी शान शौकत से हो रही है। ऋषभ की बात सुनकर दिव्या खुश हो जाती है और ऋषभ को गले लगा लेती है। ये देखकर सिम्मी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। सिम्मी दिव्या और ऋषभ के पास जाती है और उन्हें रिंग सेरेमनी के लिए बधाई देते हुए उन दोनों को गिफ्ट पकड़ा देती है और वहाँ से जाने लगती है। सिम्मी को वहाँ से जाते हुए देखकर ऋषभ कहता है, सिम्मी तुम हमारी सगाई में आई हो और ऐसे ही चली जाओगी? तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो, तो हम दोनों की खुशी में एक डांस हो जाए। इतना तो तुम हम दोनों के लिए कर ही सकती हो। सिम्मी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, आज तो बहुत खुशी का दिन है और डांस तो बनता ही है। ये बोलकर वो डांस फ्लोर पर चली जाती है और डीजे वाले को सॉन्ग प्ले करने के लिए कहती है। कौन समझेगा उनका दर्द भला, जिनकी धड़कन ने चोट खाई है। लोग कहते हैं यहाँ इश्क जिसे, ऐसा लगता है बेवफाई है। सिम्मी ऋषभ और दिव्या को देखते हुए डांस कर रही थी। दिव्या के साथ देखकर उसे तकलीफ हो रही थी। मैं दीवाना हूँ इन अदाओं का, मैंने तो प्यार किया है तुमसे, ज़िंदगी भर तुम्हें ही चाहूँगा, मैंने इकरार किया है तुमसे। ऋषभ गाते हुए दिव्या का हाथ पकड़ते हुए डांस फ्लोर पर ले आता है। मैं भी साजन तुम्हारी चाहत में सारी दुनिया को भूल जाऊंगी। दिव्या और ऋषभ दोनों डांस करने लगते हैं। दिव्या सिम्मी को गुस्से से घूर रही थी। सिम्मी ऋषभ और दिव्या को देखते हुए बस नाचे जा रही थी। सब लोग उसी को देख रहे थे। डांस करते वक्त सिम्मी गिरने वाली होती है। ऋषभ उसे गिरने से बचा लेता है और बोलता है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? टू बी कंटिन्यूड।